कभी सोचा नहीं आपने कि भाई हम जो काम कर रहे हैं कभी हम सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? किस विचार को लेकर के आप संघर्ष कर रहे हैं ये हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए। तो भविष्य में आप चुनाव मतलब हाँ। आप नहीं, आपका संगठन चुनाव कितनी सीट पे लड़ेगा? चंद्रशेखर जी की एक वीडियो, कल की वीडियो है, पुलिस प्रशासन के साथ में वो झड़प करते हुए। अब यह है कि जो भीम आर्मी है वो समाज में विघटन करने का काम कर रही है धर्म को लेकर के, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है। धार्मिक आधार पर अगर मैं कहूँ तो मैं भी हिंदू हूँ। ये जो मुद्दा है, इस प्रकार का जो घटनाएं इस प्रकार की घटती है, ये एक सामाजिक घटनाएं होती है। एक समुदाय कोई इस प्रकार का घटना घटती है तो वहाँ तो चंद्रशेखर जी या भीम आर्मी के लोग जाते हैं, मगर जब एक विशेष समुदाय कोई ऐसी घटना घट जाती है वहाँ वे चुप्पी साध लेते हैं। और युवा है, 34 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बने, और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की संघर्ष की बताई कि नमस्कार, अब मैं हूँ राम कुमार चौहान और आप देख रहे हो अपडेट डिस्कस। अपडेट डिस्कस में आज हमारे साथ में जो मेहमान है उनका मैं परिचय करा देता हूँ। भीम आर्मी एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह जी आज हमारे साथ में है। और महक सिंह जी एक प्रखर वक्ता है, युवा के रोल मॉडल है, और इनके साथ में बहुत सारे युवा टीम इनके साथ जुड़ी हुई है। आज इनके संघर्ष को लेकर, इनके जीवन परिचय को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं महक सिंह जी से। भाई साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप उत्तराखंड से आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हो, आपने बहुत संघर्ष यहाँ पे किया, एक टीम खड़ी करी, तो ये सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ? ये सफ़र 2015 से शुरू हुआ। मेरा गांव पड़ता है विधानसभा भगवानपुर में, बिंडू खड़क। अच्छा। मैं बिंडू खड़क का रहने वाला हूं और एक साधारण सी फैमिली से आता हूं। जी जी। मेरे पिताजी फार्मर हैं और मेरे 2 भाई सरकारी जॉब में हैं, और मेरी भाभी सरकारी जॉब में है, सरकारी सेवा में है। जब मैंने संगठन की शुरुआत की तो शुरुआत में हमारे यहाँ भीम आर्मी भारत एकता मिशन की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उस मीटिंग में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, आदरणीय विनय रतन सिंह जी उस मीटिंग में आए। उनके विचारों को सुनने के बाद मैं लगातार उनके संपर्क में रहा, और सितंबर 2015 में मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन में पूरी तरह से कार्यरत रहा। और फिर धीरे धीरे ऐसे ही पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर धीरे धीरे ऐसे ही कारवा बढ़ता चला गया। मैं 2014 में मैंने पॉलिटेक्निक किया, 2014 में मैं पास आउट हुआ। उसके बाद मैं तैयारी कर रहा था, और हमारे यहाँ से एक गुरुजी हैं, दानवीर गुरुजी, वो हमें तैयारी कराते थे। उन्होंने बीटेक किया हुआ था। तो जब मैं वहाँ चुड़ियाला स्टेशन पे उनके कोचिंग सेंटर में जाता था तो वहाँ से मैं कभी कभी बीच बीच में संगठन के कार्य हेतु मुझे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा बुलाया जाता था, तो मैं चला जाता था। तो हमारे गुरुजी के द्वारा एक दिन मुझे ये कहा गया कि व्यक्ति का एक कार्य पे फोकस होना चाहिए, या तो जॉब के लिए तैयारी करो, अच्छा, या या फिर संगठन के कार्य को आगे बढ़ाओ। तो मैंने अपने गुरुजी की बात को माना। आज भी मैं उन्हें गुरुजी ही कहता हूँ, वैसे तो मेरी उम्र के हैं। मैंने संगठन के कार्य को आगे बढ़ाया, और लगातार मेहनत से, लगन से, मुझे कभी भी परिवार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है संगठन में। मैं जितना भी कार्य आज तक किया हूँ, मेरी फैमिली का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। महक सिंह जी, अभी तो आपका वर्तमान में जो है संगठन की एक पहचान भी बन गई, आपके नगीना से सांसद भी बन गए, और अब उत्तराखंड में भी आपकी एक नगर जो पंचायत है उसकी एक सीट निकल के आई है यहाँ पे सामने। तो पार्टी जो है आपकी प्रोग्रेस कर ही रही, मगर आपने जो संघर्ष करा वो ऐसे समय पे करा जब एक पहचान भी नहीं थी पार्टी की, और पहचान बनाने में आप लोगों की काफ़ी भूमिका रही। तो उस समय काम करने में आपको कभी सोचा नहीं आपने कि भाई हम जो काम कर रहे हैं
कभी हम सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी इस विषय में? सफलता के बारे में सोचकर काम किया ही नहीं, सिर्फ ये सोचकर काम किया था कि भाई समाज में एक जागरूकता पैदा हो, समाज में एक क्रांति आए और समाज के लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि जब शुरुआती दौर में हम लोग संगठन का कार्य कर रहे थे, बहुत सारी परेशानियों का सामना साथियों को करना पड़ा। मुझे कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे दोनों भाई सरकारी सेवा में थे और उन्होंने मुझे संगठन को आगे बढ़ाने में, संगठन में कार्य करने में कभी रोक टोक नहीं की। हमेशा से मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा से मेरे साथ खड़े रहे। मेरे पिताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत परेशानी का सामना करने को नहीं मिला। 2020 में मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे ससुराल पक्ष ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे ससुर साहब बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक मैनेजर हैं, तो उनकी तरफ से भी मुझे बहुत समर्थन और बहुत सपोर्ट मिला। कभी मुझे फैमिली की तरफ से मुझे आज तक परेशानी नहीं आई। मेरी वाइफ की तरफ से मुझे आज तक कोई परेशानी नहीं आई है। मेरी वाइफ ने मुझे बहुत ये समझो कि संगठन के लिए कभी भी किसी प्रकार से रोक टोक नहीं की है, और मेरी वाइफ भी हमेशा मुझे संगठन समाज के प्रति बहुत गाइड करती रहती है। और कभी किसी प्रकार से संगठन के कार्य को लेकर मेरा परिवार जो है बाधित नहीं हुआ है, किसी प्रकार से बाधा नहीं बना है। जो आपकी विचारधारा है, जो आपका संगठन की विचारधारा है, और जो समाज में आप जिसके लिए संघर्ष कर रहे, किस विचार को लेकर के आप संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए। जो लोगों को जिन्हें नहीं पता हो तो उन्हें पता चले कम से कम। देखिए, देश में जिस प्रकार से असमानता चरम सीमा पर है, वैसे तो यहाँ धार्मिक आधार पर हमारे लोगों को कुछ लोग अपना बताने का काम करते हैं, लेकिन मैं सबकी तो नहीं कहूँगा। जिन्होंने पूरे समाज को बदनाम किया हुआ है, मैं उन लोगों की सोच का जिक्र करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं जातिवाद का शिकार हम लोगों को होना पड़ता है। घोड़ी चढ़ने के नाम पर, मूछें रखने के नाम पर, स्कूल में मटके से पानी पीने के नाम पर हमारे समाज को जातिगत आधार पर महिलाओं का शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, ये सारी चीज़ें देखने के बाद, क्योंकि सोशल मीडिया जब से आई है तब से बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिन पर पर्दा डाल दिया जाता था, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सारी घटनाओं की जानकारी मिलती है। तो तब से एक जुनून, क्योंकि संगठन अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहा है, तब से एक जुनून लोगों के अंदर है। जब से सोशल मीडिया और संगठन के माध्यम से कार्य आगे बढ़ा है कि समाज में शोषण, उत्पीड़न, जातिवाद के नाम पर अत्याचार रुकना चाहिए, आज ये चरम सीमा पर है। तो हमारा जो मिशन है, हमारा जो संगठन है, हमारा जो आंदोलन है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब से पहले जितने भी महापुरुष रहे हैं, उन्होंने समाज के हित के लिए आंदोलन चलाया है। तो हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब के आंदोलन को, उनके मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि इस देश में किसी भी प्रकार से असमानता ना हो, देश में ऊंच नीच भेदभाव ना हो, सबको समान समझा जाए और सबको समान अधिकार, समान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में किसी भी प्रकार से ना तो समान अधिकार है, ना समान सम्मान है। आप समान अधिकार और सम्मान की लड़ाई जो लड़ रहे, जिस समाज की आप लड़ाई लड़ रहे, आप जब उस समाज की बात करते हो तो दूसरे जो अदर समाज है उनमें भी तो कहीं फिर एक भावना चली जाती है विघटन की होने की, और वो समाज भी कहीं ना कहीं अगर वो पास आए या उन चीज़ों को बदले तो वो कहीं दूर जाता हुआ नजर आता है। फिर मैंने कभी दूसरा समाज सोचा ही नहीं है। समाज जो है, क्या समाज में एक विशेष जाति आती है? समाज का मतलब जितने भी लोग यहाँ देश में रहते हैं, वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या किसी भी व्यक्ति, या ये कह दूं कि वो किसी भी धार्मिक उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का हो, वो एक समाज का हिस्सा है। और समाज में ऐसा नहीं है, जितने भी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से हो, जिसे दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसे शोषण, अत्याचार का शिकार होना पड़ता है, हम प्रत्येक उस जाति, धर्म, वर्ग के व्यक्ति के साथ खड़े हैं। बहुत बढ़िया, चलो आपने विचार रखे, हमने बताया। आप, मेरा इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल ये है
आप जब इन लोगों के लिए संघर्ष करते हो तो आपको कभी संघर्ष करते हुए टारगेट किया गया हो शासन बहुत बार किया गया। 33 मुकदमे हैं मेरे ऊपर। अच्छा, बहुत बार टारगेट किया गया है। मंगलौर में प्रशासन के द्वारा लाठी भी चार्ज की गई थी, उसमें मेरा घुटना भी टूटा था। तो बहुत बार टारगेट किया गया है। प्रशासन तो हमेशा जो है ऐसे लोगों को टारगेट करता रहता है जो समाज की बात करते हैं, जो समाज को उठाने की बात करते हैं, समाज को मजबूत करने की बात करते हैं। प्रशासन तो हमेशा से उन्हें टारगेट करता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन में बैठे सभी लोग गलत हैं। अच्छे बुरे की पहचान करने वाले लोग भी हैं, ऐसे लोग भी प्रशासन के अंदर मौजूद हैं और वो सारी चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें देखकर ही वो अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जितना भी हम लोगों ने कार्य किया है, क्योंकि पहले में और अब में बहुत अंतर है। पहले जब कोई हमारे समाज का जब कोई मामला हो जाया करता था जी, तो समाज में बैठे ठेकेदार, जिनकी भीम आर्मी, भारत एकता मिशन व आज़ाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी साथियों की वजह से दुकानें बंद हो गई हैं। अब तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने ईमानदारी का मुखौटा पहनकर हमारे संगठन में भी एंट्री लेनी शुरू कर दी है। लेकिन समाज के ठेकेदारों की दुकानें जो है वो भीम आर्मी के लोगों ने बंद की। पहले समाज के ठेकेदार जो है थाने चौकियों में जाकर हमारे लोगों को डराते थे, धमकाते थे और आपस में अगर कहीं कोई विवाद हो गया तो उनके आपस में ही मुकदमेबाजी कराकर कहीं ना कहीं ठेकेदारी करने का काम करते थे। और आज क्या है, आज भीम आर्मी के लोग जो है प्रशासन से पहले उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर मामला उनके स्तर से निपटाने का है तो वो मामले को निपटाते हैं और उन्हें प्यार से रहने की आपस में सलाह देते हैं। तो भीम आर्मी के लोग लगातार बने हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनके संघर्ष की ही ये पहचान है कि भाई आज नगीना लोकसभा क्षेत्र से माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद हैं और अब तो यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी जिला हरिद्वार में नगर पंचायत अध्यक्ष भी है। और आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव होंगे अगर हम मेहनत करते हैं। मेरा हमेशा से ये रहा है कि व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से ही व्यक्ति को फल मिलेगा। बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर पाओगे। किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आप घर से किसी कार्य को अंजाम देने के लिए निकले हैं, आप किसी कार्य को करने के लिए निकले हैं, तो वो कार्य आपका ईमानदारी से होना चाहिए। लोग तो बहुत लोग आरोप लगाएंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों की परवाह ना करते, क्योंकि आरोप हमेशा वही व्यक्ति लगाता है जो कभी समाज के लिए खुद कुछ नहीं कर पाता है, ना उसके मन में करने की होती है। वो सिर्फ उसी व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं जो समाज के लिए कुछ करने की चाह रखता है, और व्यक्ति पर उसी पर आरोप लगते हैं जो कार्य करता है। घर में पड़े व्यक्ति पर कभी आरोप प्रत्यारोप नहीं होता है। मेघ सिंह जी, आपका जो संगठन है उत्तराखंड के अंदर, आप प्रदेश अध्यक्ष हो यहाँ पे, तो कितना बड़ा पहाड़ पे भी आप काम कर रहे हैं या अभी कुछ जिलों के अंदर? देखिए, पहाड़ में मेरा संगठन, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो जिला हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, ऊपर चलूँ तो आपको पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, आपका अल्मोड़ा, आप इधर आएंगे देहरादून, लगभग यहाँ लगभग 10 से 11 जिलों में हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है। तो भविष्य में आप चुनाव, हाँ, आप नहीं, आपका संगठन चुनाव कितनी सीट पे लड़ेगा भविष्य में? देखिए, 2027 में माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा, क्योंकि आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो भी आदेश किया जाएगा, जिन सीटों के लिए भी आदेश किया जाएगा, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। इतने लंबे समय से 2015 से आज तक मैंने भी ये चीज़ें महसूस की हैं कि देखिए 2015 से आज तक लगातार हम लोग उस समय से संघर्ष करते आ रहे हैं जब कोई संगठन को पहचान नहीं थी, संगठन को कोई पूछने वाला नहीं था। जब मैं घर से निकला करता था तो मैं अपने घर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इस तरह से अपने घर जाता था। जो संगठन के साथी हैं हमारे जिला हरिद्वार के, वो साथी बखूबी आपको जानकारी दे देंगे कि मैंने मंदिरों में रह के संगठन को आगे बढ़ाया है। ये आप यहाँ ढंडेरा में जाना, ढंडेरा के साथी बता देंगे, मैं कम से कम 15 दिन ढंडेरा के मंदिर पर रहकर मैंने संगठन को आगे बढ़ाया है। बोंगला में मैं मंदिर पर रहकर मैंने संगठन को आगे बढ़ाया है। सलेमपुर में मैं मंदिर पर रहा हूँ, मंदिर पर रहकर मैंने संगठन को आगे बढ़ाया है। झबरेड़ा में मैं साथियों के साथ में, एक साथी हमारे अमित जी, जब भी रात्रि को रुकना होता था तो अमित भाई के यहाँ हम रुका करते थे, तो हमने
हमने घर छोड़कर संगठन को बढ़ाने का प्रयास किया है, जो प्रयास आज मुझे लग रहा है कि वो सफलता की ओर जा रहा है और आने वाले समय में बहुत बेहतर रिजल्ट होंगे। अभी आपने जो नगर पंचायत का चुनाव लड़ा तो उसमें कितने लोगों को आपने टिकट यहाँ से दिया था और कितने लोग यहाँ पे जीत के आए आपके? देखिए, नगर पंचायत में मैंने यहाँ ढंडेरा पे और ये क्या नाम नगर पंचायत सीट रामपुर पे और नगर पंचायत पाडली गुजर पे टिकट दिए थे। ढंडेरा में 1000 प्लस वोट हमें मिले हैं और पाडली गुजर में 1960 वोट हमें मिले हैं और नगर पंचायत रामपुर में हमने 1260 वोटों से जीत दर्ज की है। और ज़्यादा जगह मैं नहीं जा पाया हूँ और मैंने अधिकतर समय नगर पंचायत रामपुर पर दिया, क्योंकि वहाँ हमारे सभी साथियों ने जो रणनीति बनाई थी, हमारे प्रभारी जी भाई अब्दुल वसीम जी, और क्योंकि मैंने अलग अलग सीटों पर अलग अलग प्रभारी बनाकर मेरे द्वारा भेजे गए थे, तो वहाँ पर हमारे प्रभारी जी के द्वारा हमारी जानकारी दी गई कि माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप लोग जो है यहाँ दिन रात मेहनत करें तो ये सीट निकल सकती है। हमने कहा ठीक है, तो हमने घर घर जाकर वहाँ पूरी मेहनत की। हमारे प्रत्येक टीम के व्यक्ति ने घर घर जाकर वहाँ चुनाव कैंपेनिंग की, लोगों से बात की और उसके बेहतर परिणाम आपके सामने हैं। 2027 में आप कितनी सीटों पर लड़ोगे यहाँ चुनाव? देखिए, अभी हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी की मीटिंग संपन्न हुई थी 21 तारीख में, तो अभी जो आदेश हमारे पास आया है कि जितनी सीटें हम मजबूत स्थिति में हैं, चाहे वो उधम सिंह नगर में हो, चाहे वो जिला हरिद्वार में हो, चाहे देहरादून में हो, जितनी सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हैं, हम उन सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और मेहनत करेंगे और उसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे, परिणाम अच्छे होंगे। अभी एक वीडियो में देख रहा था चंद्रशेखर जी की एक वीडियो, कल की वीडियो है, पुलिस प्रशासन के साथ में वो झड़प करते हुए, तो वो क्या मामला है पूरा? देखिए, मथुरा में एक दलित समुदाय की बेटियों की शादी थी, 2 बेटियों की शादी थी। वहाँ कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने, यादव समाज के लोगों ने उन बेटियों के साथ में बदसलूकी की, मारपीट की और गाड़ियों से उतारकर वहाँ बारातियों को मारा, जो भी वहाँ मेहमान उपस्थित था उन लोगों को मारा, सिर्फ इस वजह से कि इस गांव में, ख़ास तौर से इस गांव में दलितों की बारात नहीं निकलेगी और दलितों की बहन बेटियां इस तरह से सज धज कर हमारी गलियों से नहीं गुजरेंगी। देखिए, आज भी लोगों की ऐसी मानसिकता है दलित समाज के प्रति ख़ास तौर से कि जो सोचने का विषय है। आज हम लोग 2025 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और 2025 में भी आज स्थिति ऐसी है, व्यवस्था ऐसी है कि जितना भी मैं इसकी निंदा करूं उतनी कम है। इस तरह से किसी की बहन बेटी के साथ में बदसलूकी करना, मारपीट करना, ये कहाँ का कानून है, कहाँ का न्याय है? इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं बेटियों से मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पहुँच रहे थे। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले किया कि जातिवाद का कीड़ा आज भी लोगों के अंदर जिंदा है। कुछ लोग जो वहाँ जातिवाद का शिकार हैं, उन लोगों ने योजना बनाई और योजना बनाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। वो प्रशासन तक भी वो पोस्ट पहुंचा, लेकिन प्रशासन के लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। प्रशासन ने पूरी तरह से जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, जो वहाँ के असामाजिक तत्व हैं, जिन्होंने ये पूरा मामला को अंजाम दिया है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के काफिले में अंदर कार्यकर्ता के तौर पर घुसकर, ऐसे को इतना बड़ा काफिला तो पहचानना मुश्किल है, तो कार्यकर्ता के तौर पर अंदर घुस के पथराव करने का काम किया। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने सामना किया तो वो मैदान छोड़कर भाग गए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है। प्रशासन चाहता तो, जिस प्रकार से उन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी थी, तो प्रशासन चाहता तो उन पर कार्रवाई कर सकता था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये प्रशासन कहीं ना कहीं दोषियों को बचाने में लगा है और दोषियों को संरक्षण देने में लगा है। ये जो मुद्दा है, इस प्रकार का जो घटनाएं इस प्रकार की घटती है, ये एक सामाजिक घटनाएं होती है, मगर सामाजिक जो है पूरा ताना बाना, वो समाज में अगर काम किया जाए सामाजिक स्तर पे तो हो सकता है बदल जाए। पर इसमें राजनीति को अगर हम बीच में ले आएंगे
तो इसमें कैसे बदलाव आएगा समाज में? ये तो लोगों की सोच है कि एक राजनीतिक व्यक्ति पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा है तो लोग कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अब अगर व्यक्ति मिलने के लिए नहीं जाएगा तो फिर वही लोग ये कहेंगे कि घरों में बैठे हैं, तो जाना तो पड़ेगा। अगर मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो लोगों में मेरी आज़ाद समाज पार्टी के कारण पहचान है, संगठन के कारण पहचान है। अब मुझे जाना पड़ेगा तो वो पहचान तो छोड़कर मैं घर नहीं जा सकता हूँ, तो पहचान तो साथ चलेगी। अब उसमें राजनीति कहाँ से आई ये मुझे भी जानकारी नहीं है कि राजनीति मुद्दा बना देते हैं, राजनीति करते हैं। तो जब कोई राजनीतिक व्यक्ति वहाँ जाएगा तो लोगों का तो कहने का काम है, लोग कहेंगे। एडवोकेट चंद्रशेखर जी जो वहाँ काफिले में जा रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ और वहाँ दलित जो बच्ची थी उनकी जो शादी रोकने का काम किया गया। तो एक आरोप ये लगता है कि जब एक समुदाय कोई इस प्रकार का घटना घटती है तो वहाँ तो चंद्रशेखर जी या भीम आर्मी के लोग जाते हैं, मगर जब एक विशेष समुदाय कोई ऐसी घटना घट जाती है वहाँ वे चुप्पी साध लेते हैं। तो इस पर क्या कहोगे आप? मैंने तो ऐसी कोई घटना आज तक नहीं देखी है कि चुप्पी साध लेते हैं। वो प्रत्येक घटना पर बोलते हैं, चाहे कोई भी हो। मैंने क्या कहा कि व्यक्ति किसी भी जाति धर्म समुदाय से हो, हमें उससे मतलब नहीं है, व्यक्ति पीड़ित होना चाहिए। हम हमेशा पीड़ित के साथ खड़े हैं, वो चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, हम उसके साथ खड़े हैं। ये तो लोगों ने धारणा बना ली है कि भाई जब एक विशेष जाति के द्वारा शोषण या उत्पीड़न अत्याचार किया जाता है या किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो चंद्रशेखर जी वहाँ जाते हैं। और ख़ास तौर से आपने कह ही दिया है कि जब दूसरे लोगों के द्वारा आपके लोगों पर शोषण अत्याचार किया जाता है तो आप लोग वहाँ नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है, कार्रवाई उनके खिलाफ़ भी कराई जाती है और कार्रवाई दूसरों के खिलाफ़ भी कराई जाती है। हम हमेशा से पीड़ित के साथ हैं और साथ रहेंगे। अच्छा, एक आरोप दूसरा भी है। एक आरोप ये है कि लोग, मतलब मेरे आरोप नहीं है, आप ये ना समझिए मेरे आरोप है, क्योंकि जनता में जो हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता जो बात करती है तो वो ही आरोप के रूप में मैं आपसे पर्सन के रूप में पूछ रहा। आरोप यह है कि जो भीम आर्मी है वो समाज में विघटन करने का काम कर रही धर्म को लेकर के, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ है। धार्मिक आधार पर अगर मैं कहूँ तो मैं भी हिंदू हूँ। जब मैं धार्मिक आधार पर हिंदू हूँ तो मेरा हिंदू समाज के लोगों से एक सवाल है। ये मंदिरों पर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं कि दलितों का प्रवेश वर्जित है। जब कोई घटना होती है कि दलितों के साथ ये हुआ, हरिजनों के साथ ये हुआ, जब हमारी बहन बेटियों के साथ में अत्याचार होता है, दुराचार होता है, बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, तो अखबार में स्पष्ट तौर पर लिखा आता है कि दलित समुदाय की बेटी के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। कभी हमें हिंदू नहीं कहा जाता है, आपने भी देखा हो। तो कहीं ना कहीं अगर आज ये दूरी पैदा हुई है तो इसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हिंदू समाज के ठेकेदार बने बैठे हैं उन लोगों ने कभी भी अपने भाइयों को गले नहीं लगाया है। इस वजह से दूरियां पैदा हुई हैं। अगर वो जातिवाद को ख़त्म करके अपने भाइयों को गले लगाते, धार्मिक आधार पर वो हमें हिंदू बताते हैं, जब चुनाव का समय आता है तब हमें हिंदू बताते हैं, लेकिन जब हमारे साथ में शोषण अत्याचार होता है तो कभी हमें हिंदू नहीं बताते, हमें दलित बताते हैं, हम हरिजन बताते हैं और हमारे साथ किसी भी प्रकार से खड़े होने का काम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लोगों ने ही दलित समाज को धुतकारने का काम किया है, दरकिनार करने का काम किया है और अपने से दूर भगाने का काम किया है। तो आज कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलेगा, जब व्यक्ति को धुतकारा जाएगा, व्यक्ति को अपमानित करा जाएगा, जाति के आधार पर व्यक्ति का शोषण अत्याचार करा जाएगा, तो व्यक्ति तो कहीं ना कहीं मजबूरी में जाएगा। ये तो सच्चाई है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ का आयोजन हुआ और 66 करोड़ लोगों ने वहाँ पे स्नान किया। उसमें सभी जाति के लोग मतलब उसमें स्नान किया, तो वहाँ पे तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश सरकार है वो अपनी उपलब्धि बता रही कि सभी जातियों के लोगों ने एक साथ वहाँ स्नान किया, कोई भेदभाव वहाँ ऐसा देखने को नहीं मिला। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है हिंदू संस्कृति में भी।
कुछ तो मन हो गया, आप सारा ही तो खराब नहीं है। देखिए पूरे समाज को तो मैंने भी नहीं कहा है। समाज में कुछ होते हैं जिनके अंदर आज भी जातिवाद का कीड़ा जिंदा है। जिस प्रकार से मथुरा की घटना घटी आपने जी देखा जी होगा, जी। जिस प्रकार से आए दिन राजस्थान के अंदर घटनाएं घटती रहती हैं, तो समाज के अंदर पूरा समाज गलत नहीं हो सकता है, व्यक्ति गलत होता है, बिल्कुल। समाज कभी गलत नहीं होता है। समाज में बैठा एक व्यक्ति जिसके अंदर जातिवाद का कीड़ा है, जो गलत है, जिसकी विचारधारा गलत है, जो वैचारिक रूप से गलत है, मैं उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं पूरे समाज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। 2027 में झबरेड़ा के लिए आप चुनाव में उतरने वाले हो, आपने अभी अपने उसमें जिक्र करा, तो आपकी इसमें क्या रणनीति रहेगी झबरेड़ा से चुनाव लड़ने में? देखिए लगातार हमारे जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, इस ज़िले में ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में मुझे लोग नहीं जानते हैं। काम से, संगठन के द्वारा जो पहचान मिली, उस पहचान से सभी लोग जानते हैं। और गुरु महाराज जी की जयंती पर लगभग मैंने 67 प्रोग्राम, जो लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, प्यार दिया, लगभग 67 प्रोग्राम मैंने गुरु महाराज जी की जयंती पर किए हैं। और लगातार मैं झबरेड़े में, लगातार मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लगातार मेरी मुलाकात हो रही है। तो लोगों का जो कहना है, लोगों का जो मानना है कि आज के समय में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है, प्रत्येक मुद्दे पर सदन में बात रखते हैं और बड़ी बेबाकी से, दबंगई से बात रखते हैं और अपनी बात को मनवाते भी हैं। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता राजनीति में है। और मुझे भी ये चीज़ें, इन चीज़ों का एहसास हुआ कि जो लड़ाई हम सड़क पर लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को सड़क पर लड़कर हम कुछ समय के लिए अपनी बात को मनवा सकते हैं, लेकिन अपने अधिकारों को लागू नहीं करा सकते हैं। अगर अधिकार लेने हैं, इस समाज को सक्षम बनाना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं राजनीति में आना पड़ेगा। और जिन लोगों को अब तक हमने भरोसा करके, विश्वास करके, वहाँ के लोगों का कहना है कि भरोसा करके, विश्वास करके जिन लोगों को हमने बनाकर यहाँ से भेजा, सदन में आज तक उन लोगों ने किसी भी प्रकार से इस समाज की आवाज़ को बुलंद नहीं किया है। इतने बड़े बड़े मामलात होते हैं। अभी ये मोनू हत्याकांड हुआ माधोपुर में, अगर आपने सुना हो, सोलपुर से वसीम भाई का प्रकरण हुआ, बहुत सारे बेलडा प्रकरण हुआ, सांथरसा प्रकरण हुआ। किसी भी प्रकार से कोई विधानसभा के अंदर बात रखने के लिए तैयार नहीं है। ये जो हम काम करते हैं, बिजली, पानी, सड़कें, ये तो हमारे कार्य क्षेत्र में आता है, ये तो हमें करना ही है। लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं का सामना लोगों को रोज़ करना पड़ता है, लोगों को जातिवाद का शिकार होना पड़ता है, लोगों के अधिकारों को सरकार लगातार ख़त्म करने पर लगी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के संविधान को सरकार लगातार ख़त्म करने पर लगी है, तो उन अधिकारों के प्रति हमने जिन लोगों को लड़ने के लिए भेजा, वो लोग जो है कहीं ना कहीं चुप्पी साध कर यहाँ विधानसभाओं में बैठे हुए हैं। तो लगातार मैं वहाँ जा रहा हूँ, लगातार लोगों से मेरी बात हो रही है, बहुत प्यार सम्मान लोग दे रहे हैं। और हमारे जो कमेटी के, हमारे जो संगठन के साथी हैं, वो, क्योंकि हम बूथ कमेटी पर विश्वास करते हैं, वो लगातार हमारे साथी बूथ कमेटियों का गठन कर रहे हैं। और लगभग 46 गांव में मेरे साथियों ने बूथ कमेटी गठित कर दी हैं। और आने वाले 2 महीने के अंदर हम पूरी विधानसभा में बूथ कमेटियों का गठन करके फिर जो है माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रोग्राम लगवाने शुरू करेंगे। चलिए मेघ सिंह जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, कोई अपनी बात। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं कि साथियों, आपका संघर्ष ही आपकी पहचान है। किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, आपके विपरीत हो या आपके पक्ष में हो, किसी भी प्रकार से आपको घबराना नहीं चाहिए। इस सामाजिक कार्य को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और लगन से अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए। आप तमाम साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी साथी संगठन से जुड़े हैं, वो संगठन को आगे बढ़ाने का और पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें। सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। जय भीम, जय भारत।
दोस्तों ये महक सिंह जी थे, उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी से, और बहुत ही बड़ी बेबाकी से इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और युवा है, 34 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बने, और जिस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की संघर्ष की बताई कि कितने सालों से संगठन के लिए संघर्ष करते आए हैं, और अभी झबरेड़ा विधानसभा से 2027 के अंदर चुनाव की तैयारी में है महक सिंह जी। आप जो भी सोचते हो हमारे इस इंटरव्यू के विषय में, आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हो। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ में। नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार।